नमस्कार। हाल ही में जेएनयू में कुछ नारे लगे और इसने आप देखिए पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। पर सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक छात्र प्रदर्शन तक ही सीमित है या फिर इसके तार कहीं गहरे जुड़े हैं, शायद 2020 के दिल्ली दंगों से और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले से। तो चलिए आज इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे 2020 के दिल्ली दंगों के पृष्ठभूमि से, फिर देखेंगे कि यूएपीए का कानूनी मामला क्या है। इसके बाद जेएनयू में जो हालिया घटना हुई उसे समझेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रतीकात्मक विरोध का मतलब क्या होता है। और आखिर में बात करेंगे कि लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ें कहाँ हैं। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, फरवरी 2020 में, जब दिल्ली ने हिंसा का एक बहुत ही दुखद दौर देखा था। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 से, जब सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए। यही प्रदर्शन आगे चलकर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में बदल गए, जिसमें कई जाने गई। इन्हीं दंगों के सिलसिले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया। और अब इतने सालों बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, तो ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब आते हैं इस मामले के कानूनी पहलू पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर इतने गंभीर आरोप लगे क्यों हैं और आखिर वो कौन सा कानून है जिसके तहत ये पूरा केस चल रहा है। इस केस में जो सबसे ताज़ा और अहम मोड़ आया वो था सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार करना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के जो आरोप हैं वो इस स्टेज पर प्राइमा फेसी ट्रू लगते हैं, यानी पहली नज़र में सच मालूम पड़ते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी है। तो ये पूरा मामला जिस कानून के तहत चल रहा है वो है यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आपको बता दें कि ये एक बेहद सख्त एंटी टेरर कानून माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहत जमानत मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है और यही इस केस का एक केंद्रीय बिंदु भी है। तो ये जो शब्द है प्रथम दृष्टया सत्य, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब जमानत पर सुनवाई होती है ना, तो कोर्ट एक तरह से मिनी ट्रायल नहीं चलाती। मतलब वो सबूतों की बहुत गहराई में नहीं जाती जैसा कि असली केस में होता है। वो बस ऊपरी तौर पर ये देखती है कि पुलिस ने जो सबूत सामने रखे हैं, क्या वो पहली नज़र में, सिर्फ पहली नज़र में, आरोपों को सच साबित करने के लिए काफ़ी लगते हैं। बस इतना। तो अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन का आरोप क्या है? उनका कहना है कि ये सिर्फ कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। आरोप ये है कि योजना पूरे शहर में चक्का जाम करने की थी और इसकी टाइमिंग अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ जानबूझकर मैच की गई थी, ताकि दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा जा सके और फिर इन प्रदर्शनों को हिंसा में बदला जा सके। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पे आते हैं जिसने इस पूरे मामले को फिर से एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है, यानी जेएनयू में हुआ वो विरोध प्रदर्शन। तारीख थी 5 जनवरी। ये वही दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर फैसला सुनाया। और ठीक उसी दिन शाम को जेएनयू में कुछ छात्रों ने एक विरोध मार्च का आयोजन किया। ये टाइमिंग बहुत अहम है, पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। ये मार्च कोई अचानक से नहीं हुआ था। दरअसल ये हर साल 5 जनवरी को आयोजित किया जाता है, 2020 में कैंपस में हुई हिंसा की याद में। लेकिन इस बार हुआ ये कि मार्च के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने की खबर आ गई। बस इसी के बाद वहां का माहौल गर्मा गया और कुछ विवादित नारे लगने शुरू हो गए। और वो नारा था, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। यही वो नारा है जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी। और यहीं से एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे नारों का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? क्या इसे एक लिटरल थ्रेट यानी किसी की जान लेने की सीधी धमकी माना जाए, या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, यानी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध? यहाँ पर 2 तरह की व्याख्याएं हैं। पहली है शाब्दिक व्याख्या, जिसका मतलब है कि कब्र खोदना एक सीधी हिंसक धमकी है।
और दूसरी है प्रतीकात्मक व्याख्या, जो कहती है कि विरोध की राजनीति में इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी विचारधारा या सरकार के राजनीतिक अंत की कामना के लिए किया जाता है। इस पर प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क ये है कि भारतीय राजनीति में ऐसे नारे कोई नई बात नहीं है। उनका कहना है कि जब मुर्दाबाद का नारा लगता है तो क्या उसका मतलब किसी की मौत चाहना होता है? नहीं, ये सत्ता की नीतियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक गुस्सा दिखाने का तरीका है। तो इस घटना के बाद जेएनयू कैंपस के अंदर और बाहर क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से और बाकी छात्र गुटों की तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? तो इस घटना के बाद हुआ क्या? देखिए, प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से आईं। एक तरफ जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से कहा कि इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि नारेबाजी में शामिल कुछ छात्रों को सस्पेंड तक कर दिया गया है। दूसरी तरफ कैंपस में ही एक और छात्र संगठन है, एबीवीपी। उन्होंने इसके जवाब में एक काउंटर प्रोटेस्ट किया और इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक पुतला जलाया जिस पर लिखा था राष्ट्र विरोधी तत्व। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। विरोध का अधिकार बनाम कानून की अपनी सीमाएं। देखिए, एक लोकतंत्र में असहमति और अपनी बात कहने की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सवाल यह है कि वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जाए जो एक को दूसरे से अलग करती है। तो इन सारी घटनाओं और कानूनी पहलुओं को समझने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये पूरा मामला अभी भी अदालत में है और इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है। दूसरा, असहमति और विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा संवैधानिक दायरे में ही होना चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, ऐसे संवेदनशील मुद्दों को भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तथ्यों और कानून की कसौटी पर परखना बहुत जरूरी है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा याद रखें, लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन न्याय और संविधान सबसे ऊपर है। नमस्कार।